Hello students, welcome back. From today onwards, we will continue our chapter number 4, that is reproductive health. So in last lecture, we had discussed that the population of this world as well as India is continuously increasing. So to control this world population, the contraceptive methods are very important. Now these contraceptive methods, the main aim of this method is to prevent a fertilization. बिकॉज अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तभी न्यू बेबी जो है वो डेवलप होगा और जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी. अभी वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिनकी वजह से जो स्पर्म और एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. In today's lecture, we will discuss about some methods to prevent the fertilization. Mainly there is two type of method to avoid fertilization. One is natural method and the second type is artificial method. First we are going to discuss about the natural types. Now the mainly there is three types of natural method to prevent the fertilization. Now mainly concept behind this is to prevent the fertilization. अब नेचुरल मेथड मेनली क्या होता है, नेचुरल मेथड्स के थ्रू जो ओवम है उसका हम फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रिवेंट करते हैं. अब मेनली यहाँ पे हमारे पास थ्री टाइप्स हैं जिसकी वजह से हम नेचुरली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर सकते हैं. फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्सिटेंस, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज हैं उस पीरियड के दरमियान जो कपल हैं उन्हें कोइटस अवॉइड करना चाहिए, यानी कि उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली स्टॉप होनी चाहिए. बिकॉज दिस 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ ऑल्सो नॉन एज फर्टाइल पीरियड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव में एग की रिलीज़ की प्रोसेस है जिसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं. तो ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम दी ओवरी. तो ये जो 10 to 17 डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उस टाइम पीरियड में ये ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है उसके चांसेस बहुत ही हाई होते हैं. तो जैसे ही एग रिलीज़ होगा और अगर वो स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा पर्टिकुलर इन फैलोपियन ट्यूब, तो वहाँ पे एग की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी. तब इस प्रोसेस में मेनली क्या होता है कि फर्टाइल पीरियड जो है उस दौरान कोइटस जो है वो अवॉइड करते हैं. तो उसकी वजह से स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर नहीं होंगे और उनकी वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी नहीं होगी. तो इस तरह से नेचुरली फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो सकता है. नाउ दी सेकेंड मेथड इज विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स, यानी कि कोइटस की जो कंटिन्यूस प्रोसेस है उसे बीच में इंटरप्ट करना होता है. तो अब ये इंटरप्शन का मतलब क्या है, यानी कि जब कोइटस की प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस के बीच में जो मेल पार्टनर है he will withdraw his penny from the vagina just before the ejaculation, यानी कि जब एजेक्यूलेशन की प्रोसेस हो उससे पहले ही मेल पार्टनर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पेनिस पोर्शन है, यानी कि जो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में रिलीज़ करते हैं वो पार्ट जो है वो विड्रॉ कर लेंगे. तो इंसेमिनेशन की प्रोसेस जो है, यानी कि स्पर्म रिलीज की जो प्रोसेस है वो वजाइना वाले पोर्शन में नहीं होगी. उसके बदले ये जो इंसेमिनेशन की प्रोसेस है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम के आउटसाइड होगी. तो उसकी वजह से स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर नहीं होंगे.
और इसकी वजह से एग की जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो भी नहीं हो पाएगी। नाउ दी थर्ड मेथड इज लैक्टेशनल एमिनोरिया, यानी कि इसे हम इन शॉर्ट बोलते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि एक ऐसा पीरियड जहाँ पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो है वो स्टॉप होती है। और अगर ओव्यूलेशन की प्रोसेस ही नहीं होगी तो उसके बाद की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस है वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट कब होगी? तो जब इंटेंस लैक्टेशन पीरियड चल रहा होगा, यानी कि लैक्टेशन का मतलब है जो मदर की मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क प्रोड्यूस हुआ है वो जो न्यूबॉर्न बेबी है वो कंज्यूम करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। तो जब तक मदर की बॉडी में ये लैक्टेशन पीरियड कंटिन्यू होता है तब तक उसकी बॉडी में ओव्यूलेशन और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये दोनों एब्सेंट होते हैं। तो अगर इस टाइम में कोइटस की प्रोसेस होगी तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो नील होंगे, क्योंकि अगर एग सेल ही नहीं है तो उसका फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो यानी कि जब तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू है तब तक फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो सकता। और मेनली ये जो आफ्टर डिलीवरी के जो 6 मंथ है उसमें मेनली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस 6 मंथ तक ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो है यानी कि एग रिलीज की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं होती। तो तब तक जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस है वो ऑलमोस्ट नील होते हैं। अब ये नेचुरल मेथड जो है उसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लाइक ये नेचुरल मेथड है तो उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और उसके फेलियर की चांसेस जो है वो भी बहुत कम होते हैं। लेकिन अब ये जो तीनों मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिसेंस, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स, देन लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये तीनों मेथड जो है उसकी फेलियर की चांसेस जो है वो कंपेयर टू आर्टिफिशियल मेथड बहुत ही ज़्यादा है। सो इसे हम वाइडली एक्सेप्टेड मेथड नहीं बोल सकते। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आर्टिफिशियल मेथड and the first method is barrier method. So it is based on the main concept that we will generate a barrier between the sperm and egg, so that because of this barrier the sperm will not fertilize the egg and the fertilization process will be not carried out. Now in barrier method we are dividing it into two types. One is physical method and second is chemical method. So in physical method, we are firstly going to discuss about the condoms. Now it is most widely accepted contraceptive. अब ये condoms जो है they are made up of thin rubber और the latex. और मेनली ये condom जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये कॉन्डम्स जो है वो मेल में पर्टिकुलर जो पेनिस का पोर्शन है उसे कवर करते हैं और फीमेल में वो वजाइना और सर्विक्स का पोर्शन जो है वो उसे कवर करते हैं, क्योंकि मेल में पेनिस जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो स्पर्म सेल है उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर करता है और ये वजाइना और सर्विक्स ये दोनों ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है जो कि इंसेमिनेशन प्रोसेस के दरमियान स्पर्म सेल जो है वो उसे लेते हैं। तो अब यहाँ पे स्पर्म सेल जो है वो अगर वजाइना और सर्विक्स में एंटर ही नहीं होंगे या फिर पेनिस जो है वो उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में रिलीज ही नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो नहीं होगी। तो ये मेनली कॉन्डम्स जो है वो जस्ट बिफोर द कोइटस यानी कि कोइटस इनिशिएट हो उसके थोड़े टाइम पहले ही एजेक्यूलेट होते हैं।
और इसकी जो मेन पॉपुलर ब्रांड जो है कॉन्डम की वो है मेनली निरोध। तो ये कॉन्डम जो है वो मेडिकल शॉप पे भी इजीली मिल जाते हैं। और ये कॉन्डम जो है उसका यूज़ जो है वो रिसेंटली बहुत ही इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि इसके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को स्टॉप करने के अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक इट विल प्रिवेंट फ्रॉम दी STI दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से डिजीज़ स्प्रेड होती है, ये कॉन्डम्स जो है वो उन्हें भी प्रिवेंट करते हैं। डिजीज़ लाइक एड्स, गोनोरिया, सिफिलियाई, ये कुछ ऐसी डिजीज़ है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। सो बाय द यूज़ ऑफ दिस कॉन्डम द इंडिविजुअल कैन प्रिवेंट हिम और हर सेल्फ फ्रॉम दिस डिजीज़। और इन कॉन्डम्स का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है दैट दे आर डिस्पोजेबल एंड देयर आर ऑल्सो सम फिजिकल बैरियर लाइक डायफ्राम, cervical caps and vaults which are available for female, and they are also made up of rubber and they mainly inserted into female reproductive tract to mainly cover the cervix. So ये cervix जो है वो इन तीनों में से अगर आप कोई भी यूज़ कर रहे हो लाइक डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट्स, तो वो सर्विक्स का जो रीजन है उसे कवर करेगा। तो जो कॉइटस के थ्रू जो स्पर्म एंटर होते हैं उनकी एंट्री जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक करते हैं और उसकी वजह से ये स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे और उसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो भी कैरी आउट नहीं होगी। तो अब हम इसके डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स, इनकी हम मेन बेनिफिट की बात करें दैन दैट इज़ दी दे आर रीयूसेबल, यानी कि उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। और ये सारे जो फिज़िकल मेथड में हमने बात की दे आर मेनली सेल्फ इंसर्टेड, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो खुद उन्हें यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइवेसी जो है वो भी मेंटेन होती है। सो ये हमने बात की कुछ फिज़िकल बैरियर की। अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड की। तो केमिकल मेथड में ऐसे बहुत ही ज़्यादा क्रीम्स, जेलीस या फिर फॉर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जिसे हम स्पर्मिसाइडल बोलते हैं, यानी कि जो स्पर्म सेल हैं उन्हें किल करते हैं, उसे हम बोलेंगे स्पर्मिसाइडल। तो ये स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीस या फिर फॉर्म्स जो है वो इन फिज़िकल मेथड या फिर जो फिज़िकल बैरियर जो हमने आगे डिस्कस किए उनके साथ ही यूज़ होते हैं, सो दैट उनकी जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो अब ये जो हमने बात की क्रीम, जेलीस या फिर जो फॉर्म्स है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे ब्लॉक करते हैं। सो द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट द केमिकल which are present in this form, cream or jellies, they will block the entry of oxygen in sperm. So अगर sperm को ऑक्सीजन ही नहीं मिलता तो वो थोड़े टाइम बाद sperm सेल को किल कर देगा, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रहा। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में sperm सेल जो है उनकी डेथ हो जाती है। और अब ये जो डेड sperm सेल है वो मेनली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो नहीं कर सकते। सो दीज आर सम केमिकल मेथड टू प्रिवेंट दी फर्टिलाइजेशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी अदर मेथड दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। दैट इज इंट्रा यानी कि अंदर की साइड, यूट्राइन डिवाइसेस यानी कि जो यूट्राइन के अंदर फिक्स करने की जो डिवाइसेस है जिनकी वजह से फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो सकता है, उसे हम जनरली IUDs बोलते हैं। सो दिस IUDs आर वाइडली एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड एंड ऑल्सो इन इंडिया। तो ये जो सारे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं है, ये मेनली एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर नर्सिस जो हैं वो
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो पर्टिकुलर यूट्रस हैं उनमें इंसर्ट करते हैं थ्रू दी वजाइन। अब ये जो IUDs है वो मेनली 3 टाइप के IUDs अवेलेबल हैं। वन इज़ नॉन मेडिकेटेड IUDs, दैट इज़ लिप स्लोप। नाउ सेकेंड इज़ कॉपर रिलीजिंग IUDs, दैट इज़ द डिवाइस विच रिलीज द कॉपर आयन। तो हमने जो फर्स्ट बात की लिप स्लूप जो कि नॉन मेडिकेटेड IUDs है, वो मेनली जो यूट्रस में स्पर्म जो एंटर हुए हैं उन्हें वो बाय दी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस एनगल्फ कर लेंगे और फैगोसाइटोसिस के थ्रू स्पर्म सेल जो है उन्हें किल कर देंगे। देन द सेकेंड दैट इज कॉपर रिलीजिंग IUDs, दैट इज कॉपर T, कॉपर 7, देन मल्टीलोड 375। These are some example of copper releasing IUDs। तो अब ये IUDs जो है वो फर्टिलाइजेशन कैसे प्रिवेंट करते हैं? सो मेनली दे विल सप्रेस दी स्पर्म मोटेलिटी। सो अगर स्पर्म की मोटेलिटी ही सप्रेस हो जाएगी तो स्पर्म जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे और जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो भी नहीं होगी। और उसके अलावा ये जो कॉपर रिलीजिंग IUDs है वो मेनली जो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो है उसे भी सप्रेस करते हैं। सो अगर बाय चांस स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच भी जाएगा फिर भी वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो नहीं कर पाएगा। देन द अदर टाइप इज हार्मोन रिलीजिंग IUDs। नाउ मेनली these IUDs are inserted in uterus and they will release hormone which will prevent the fertilization. Now how this hormone releasing IUDs actually work? They mainly make the uterus unsustainable for the implantation। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो भी जाएगी फिर भी ये जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs है वो जो यूट्रस है उसे इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना देंगे। यानी कि आप उस यूट्रस में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगी। और उसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो सर्विक्स पोर्शन है उसे वो थोड़ा थिक बना देंगे जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर ही नहीं होंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो वो है प्रोजेस्टेरोन, एंड दैट इज LNG-20, दैट इज ल्यूनोअर्गिस्ट्रोल 20, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है LNG। अब मेनली ये जो 3 टाइप के IUDs हैं वो मेनली ऐसे कपल यूज़ करते हैं जिनको प्रेगनेंसी जो है वो डिले करनी हो या फिर 2 चिल्ड्रन के बीच में वो पर्टिकुलर गैप रखना चाहते हो, यानी कि फैमिली प्लानिंग जो कपल करते हैं उनके लिए ये IUDs जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मेथड्स हैं। So now that's it for your today's lecture. In next lecture, we will discuss about the other artificial methods to prevent the fertilization. That's our homework for today.